वेलकम टू टीचिंग एग्ज़ाम स्टडी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम हो रही है उसकी जो जीके जीएस की 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रश्न पूछी गई है 16 तारीख की एग्ज़ाम में, और ये सेकंड शिफ्ट की एग्ज़ाम हुई थी उसमें उसकी 40 इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगर आपकी आने वाली एग्ज़ाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो वीडियो आप ज़रूर पूरी देखें और अपनी राय ज़रूर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न को पूछा गया था। पहला प्रश्न था कि चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि का निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? वेलन वागई, सालाभोग, ब्रह्मादेय या देवदान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मादेय। ब्रह्मादेय कहा जाता था। इसकी प्रमुख विशेषता निम्नलिखित थी कि कर मुक्त यह भूमि आमतौर पर करों से मुक्त होती थी और इसका उद्देश्य था कि यह मुख्य रूप से वेदों के अध्ययन, धार्मिक अनुष्ठान और ब्राह्मणों के निवास के लिए दी जाती थी। अन्य नाम में हम देखते हैं कि इन्हें कभी कभी अग्रहार या चतुर्थ वेदी मंगलम भी कहा जाता था। चोल काल में अन्य प्रकार की भूमि दान थी। देवदान, तिरुनामुटुकुन्नी मंदिरों की उपहार में दी गई भूमि थी और पल्लिम चंदन जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि थी। सालाभोग विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि थी। आइए देखते हैं सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न पूछा गया था कि भारत में द्वैध शासन जो है, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत मुख्य रूप से किस अधिनियम के तहत की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता था, इसके माध्यम से पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। इसके तहत प्रांतीय विषयों में दो भागों में बांटा गया था। आरक्षित विषय जैसे पुलिस, न्याय और वित्त, जिनका प्रशासन गवर्नर अपना परिषद की सहायता से कर सकता था। हस्तांतरित विषय जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, जिनका प्रशासन निर्वाचित मंत्रियों की सहायता से किया जाता था। तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उन व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार प्रदान करता है जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रवास यानी माइग्रेशन किया था? अनुच्छेद 5 के तहत, अनुच्छेद 6 के तहत, अनुच्छेद 7 के तहत या अनुच्छेद 8 के तहत? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 जो हैं उन लोगों की नागरिकता से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत आए थे, और इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आया था तो वह आसानी से भारत की नागरिकता बन गया। अगला प्रश्न पूछा गया था कि गुप्त साम्राज्य के दौरान जो सामंत शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता था? तो ग्राम प्रधान के लिए, अधीनस्थ क्षेत्रीय शासन या जागीरदार के लिए, शाही घुड़सवार सेना का प्रमुख या विदेशी व्यापार का प्रभारी अधिकारी? तो गुप्त साम्राज्य में सामंत उन पराजित या छोटे राजाओं को कहा जाता था जिन्होंने गुप्त साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली थी और ये अपने क्षेत्रों में शासन करते थे, लेकिन उन्हें सम्राट का वार्षिक कर देना होता था। युद्ध के समय सैन्य सहायता प्रदान करनी पड़ती थी। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का सामंतवाद की उदय का काल माना जाता था, जहां केंद्रीय सत्ता ने अपनी शक्तियों के विकेंद्रीकर सामंतों को भूमि और प्रशासनिक अधिकार दिए थे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि स्पेक्ट्रम का निर्माण मुख्य रूप से किस प्राकृतिक घटना, प्रकाशीय घटना के कारण होता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण या प्रकाश का विवर्तन? तो जब श्वेत प्रकाश यानी जैसे सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। इन 7 रंगों की रंगीन पट्टी को ही स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग रंगों के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है, जिससे वे कांच में अलग अलग कोनों पर झुकते हुए बैगनी सबसे ज़्यादा और लाल सबसे कम इंद्रधनुष का बनना भी इसी घटना का सटीक उदाहरण है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस संविधान अधिनियम के तहत जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 या 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016? तो वर्ष 2003 में 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली आदि को शामिल किया गया था। तो ये उत्तर सी हो जाएगा इसका। और कुछ विशेष पढ़ लेते हैं।
भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषा थी, जो अब बढ़कर 22 हो गई है, जिन्हें 3 प्रमुख संस्थानों द्वारा जोड़ा गया था। 1967 संशोधनों के द्वारा, 1967 21वें संविधान के द्वारा सिंधी, 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और 2003 में 92वां संविधान के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा को इसमें शामिल किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि शरीर के ऊतकों यानी टिश्यू और अंगों की मरम्मत तथा नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन्स। तो प्रोटीन को शरीर का निर्माण खंड यानी बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। यह अमीनो एसिड से बना होता है, जो मांसपेशियों, ऊतकों और अंगों की मरम्मत और विकास के लिए अनिवार्य है। चोट लगने पर घाव भरने और नई कोशिकाओं के निर्माण में प्रोटीन मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। इसीलिए एथलीटों और बढ़ते बच्चों को अधिक प्रोटीन की सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किसी विंडो में या डॉक्यूमेंट में सभी आइटम या टेक्स्ट को एक साथ चुनने यानी सेलेक्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा Ctrl+A यानी कि सिलेक्ट ऑल। कंप्यूटर सिस्टम यानी विंडो में Ctrl+A का प्रयोग सिलेक्ट ऑल कमांड के लिए किया जाता है। Ctrl+S या वर्तमान फाइल या डॉक्यूमेंट में सेव करने के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि डाटा सुरक्षित रहे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्रियों की वरिष्ठता का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसमें हम उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में मंत्रिपरिषद के भीतर 3 श्रेणियों में मंत्री होते हैं, जिनकी वरिष्ठता इस प्रकार है। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का प्रमुख सबसे वरिष्ठ होता है। उसके बाद से प्रधानमंत्री के बाद से कैबिनेट मंत्री आ जाएगा। ये सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय जैसे गृह, रक्षा, वित्त के प्रभावी होते हैं और नीति निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। उसके बाद से हो जाएंगे राज्य मंत्री, यानी कि ये कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं। उन्हें छोटे विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। इनके बाद उप मंत्री यानी डिप्यूटी मिनिस्टर हो जाता है। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री। ये क्रम जो है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए पौधों में मौजूद क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धात्विक अनिवार्य रूप से पाया जाता है? लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता या पोटेशियम। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी मैग्नीशियम। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि यह क्लोरोफिल अणु या केंद्रीय परमाणु होता है और क्लोरोफिल वह पिगमेंट होता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। यदि पौधों को पर्याप्त मैग्नीशियम नहीं मिलता है तो वो क्लोरोफिल नहीं बना पाता, जैसे पत्तियां पीली पड़ जाती है। इस स्थिति को क्लोरोसिस कहते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 2001 से 2011 की जनगणना के बीच भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच अंतर यानी घटा था या बढ़ा था? यानी अंतर बढ़ गया था, अंतर घट गया था, अंतर स्थिर रहा था, या पहले बढ़ गया या फिर घटा? 2001 के 2011 की जनगणना के बीच भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर घट गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, अंतर घट गया था। 2001 में कुल साक्षरता 64.83%, जिसमें पुरुष 75.85% और महिला 54.16%। वहीं 2011 में बढ़कर 74.4% हो गया, जिसमें पुरुष 82.14% और महिला 65.46% हो गया था। अंतर की तुलना का पुरुष महिला साक्षरता अंतर 2001 में 21.69% हुआ था और 2011 में बढ़कर ये 16.68% हो गया था। यह कमी मुख्य रूप से महिलाओं की साक्षरता में तेज वृद्धि 11.79% के कारण हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत का एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी है बैरन द्वीप निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह पर क्या हिस्सा है? ये लक्षद्वीप का, अंडमान द्वीप समूह का, मिनिकॉय द्वीप का। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का ये हिस्सा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रार्थना सभा से संबंधित नहीं है? तो आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानडे, रविन्द्रनाथ टैगोर या आर.जी. भंडारकर। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में हुई थी। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा ये किया गया था। केशव चंद्र सेन
की महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित होकर इस संस्था का गठन किया गया। प्रमुख सदस्य में बाबा महादेव गोविंद रानडे, जीवी भंडारकर समाज सुधारक शामिल थे और इस समाज का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध और विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना था। रविन्द्रनाथ टैगोर वे मुख्य रूप से ब्रह्म समाज से थे। इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज का प्रमुख नेता था और रविन्द्रनाथ टैगोर एक प्रसिद्ध कवि, लेखक और दार्शनिक थे जिन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। उनका प्रार्थना समाज को स्थापना या संचालन से प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। तो इसका ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में पृथक निर्वाचन जो प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई थी। भारत परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है और इसी अधिनियम में भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की, जिसके तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। इसका अर्थ यह है कि मुस्लिम उम्मीदवारों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता को ही कर सकते हैं। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो को इसी कारण सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक महाराष्ट्र के दौलताबाद किले के अंदर स्थित नहीं है। चांद मीनार, चीनी महल, जामा मस्जिद या सिकंदर का किला, जिसे अकबर का मकबरा भी कहा जाता था। तो दौलताबाद का जो किला है, जिसे देवगिरी के नाम से जाना जाता है, अपनी अमेध सुरक्षा प्रणाली और ऐतिहासिक स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। सिकंदरा का किला, जहां सम्राट अकबर का मकबरा स्थित है, इस किले का हिस्सा नहीं था क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। तो ये सिकंदरा का किला उत्तर हो जाएगा। इसके विपरीत चांद मीनार, चीनी महल, दौलताबाद किले प्रमुख आकर्षण का केंद्र है और दौलताबाद किले के भीतर मुख्य रूप से 3 रचनात्मक घेरे अंबरकोट, महाकोट और कालीकट हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय जलमार्ग 57 यानी नेशनल वाटर वे 57 निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। गंगा नदी पर, कोपिली नदी पर, महानदी पर या ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग 57 NW57 असम राज्य में स्थित कोपिली नदी पर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसका मुख्य लंबाई लगभग 28 किलोमीटर है, जहां यह जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी के संगम से लेकर असम के कामरूप जिले के तेलिया गांव तक फैला हुआ है। कोपिली नदी ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख दक्षिणी तट की सहायक नदी है। यह मुख्य रूप से मेघालय पठार और मध्य असम से होकर बहती है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 57 जिस प्रमुख नदी को पार करती है वह कोसी नदी है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि दिसंबर 2025 में भारत और लाइबेरिया के बीच किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किया गया था। रक्षा सहयोग, भेषज संहिता यानी दवा मानक, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या नवीकरणीय ऊर्जा। तो भारत और लाइबेरिया ने 11 दिसंबर 2025 को भेषज संहिता यानी दवा मानक के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के तहत लाइबेरिया अब दवाओं की गुणवत्ता के मानक तय करने के लिए भारतीय भेषज संहिता के आधिकारिक संदर्भ के रूप में सहयोग करेगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि शुक्र के वातावरण में मौजूद घने सफ़ेद और पीले बादल मुख्य रूप से किस अम्ल के बने होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बने होते हैं, नाइट्रिक अम्ल के बने होते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के बने होते हैं या एसिटिक अम्ल के बने होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के बने होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान में कितने मेगावाट का पुनाता सांगचू द्वितीय जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। 720 मेगावाट, 1020 मेगावाट, 1200 मेगावाट या 2100 मेगावाट। तो सही उत्तर हो जाएगा 1020 मेगावाट यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN का 90वां आधिकारिक देश कौन बना है। फिजी, तुवालू, सोलोमान द्वीप या चानुअतु। प्रशांत महासागरीय द्वीप तुवालू जो है ऑप्शन नंबर बी आधिकारिक रूप से IUCN का 96वां सदस्य देश 90वां सदस्य देश बना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की विशेष रूप से संबंधित
यानी एड्रेस करती है, तो अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 108। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति के विशेष संबोधन का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति 2 अवसरों पर संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा को एक एक करके संबोधित करते हैं। प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र यानी आमतौर पर बजट सत्र की शुरुआत में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में ग्रामीण आजीविका सुरक्षा बढ़ाने और अकुशल शारीरिक श्रम के लिए कानूनी गारंटी प्रदान करने के लिए वर्ष 2005 में कौन सी प्रमुख कानून योजना पारित किया गया? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या भारत निर्माण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जिसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है। मूलभूत कानून राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा 2005 में और 7 सितंबर 2005 को पारित किया गया था, जिसे बाद में 2009 में बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 2023 में भारी बारिश और बाढ़ के कारण किस राज्य में एक प्रमुख बिजली परियोजना पूरी तरह से नष्ट हो गई थी? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश में। तो 2023 में भारी बारिश एवं बाढ़ के कारण सिक्किम राज्य में प्रमुख पनबिजली परियोजना पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और परियोजना तीस्ता तृतीय जल विद्युत परियोजना जो लगभग 1200 मेगावाट क्षमता वाली सिक्किम की सबसे बड़ी परियोजना थी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा नहीं की जाती है? राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति या नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति। तो अधिकांश मंत्रिमंडलीय समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। हालांकि सदस्य संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति जो होती है यानी ऑप्शन नंबर सी की अध्यक्षता आमतौर पर एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा किया जाता है, जिसे कि केंद्रीय गृह मंत्री या रक्षा मंत्री कहा जाता है। इस समिति का कार्य संसद में सरकारी कामकाज की प्रगति को देखभाल करना और इसी प्रकार आवास संबंधी मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि नीति आयोग द्वारा जारी पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिलों की संख्या और समग्र सुधार के मामले में पहले स्थान रखता है? सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम या असम। तो नीति आयोग की जुलाई 2025 में जारी एनईआर जिला एसडीजी सूचकांक 2023-24 के दूसरे संस्करण में मिजोरम का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा था। मिजोरम का हानाथियाल जिला 81.43 के उच्चतम स्कोर के साथ पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले स्थान पर रहा था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है? कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, बच्चों का शोषण में संरक्षण, पोषण और जीवन स्तर में समानता या समान नागरिक संहिता। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 के तहत राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह सीधे तौर पर महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सपने को साकार करती है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र का कौन सा संगठन मुख्य रूप से शहरीकरण को अपने प्रमुख मापदंडों और लक्ष्यों के रूप में मानता है और सतत शहरी विकास के लिए उत्तरदायी है? यूनेस्को, यूएन हैबिटेट, यूएनडीपी या यूनिसेफ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती कार्यक्रम। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि किस प्रकार की टच स्क्रीन तकनीक 2 परतों यानी 2 लेयर्स का उपयोग करती है जो एक गैर प्रवाहकीय वस्तु है जैसे पेन या दस्ताने के हाथ से दबाव डालने पर आपस में जुड़कर स्पर्श लगती है? कैपेसिटिव टच स्क्रीन, रजिस्ट्रिव टच स्क्रीन, इंफ्रारेड टच स्क्रीन या सरफेस एकाउंटिव वेब। रजिस्ट्रिव टच स्क्रीन में 2 लचीले परतें होती है जिनके बीच एक छोटा सा गैप होता है। बाहरी परत नॉन कॉन्डक्टिव अचालक हो सकती है। जब आप स्क्रीन को दबाते हैं तो ये दोनों परतें उस बिंदु पर आपस में मिलती है जिसमें सर्किट पूरा होता है और टच रजिस्टर होता है, इसीलिए इसे पेन, नाखून या दस्ताने में पहनकर भी चलाया जा सकता है।
तो ये थे इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछी गई थी 16 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में। जल्द ही हम आपके लिए और भी वीडियो लाएंगे ताकि आपको ये अगर आने वाली एग्ज़ाम है तो इससे आप एनालाइज कर पाएँ कि किस प्रकार के प्रश्नों का संकलन रेलवे एनटीपीसी में प्रश्न पूछी जा रही है ग्रेजुएट लेवल में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।